समझते हैं कि अगर पंडित नेहरू ने गलत ना की हो तो आज देश में न पाकिस्तान की समस्या हो न चीन की समस्या। सेना को वो हथियार और ऊर्जावान बनाने के लिए वह ताकत की भी जरूरत थी जो किसी ने चिंता नहीं की। अगर किसी ने चिंता की तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की कि सरकार के खजाने पर पहला आपदा पीड़ितों का है, चाहे वह कोरोना पीड़ित हो, चाहे वह बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वह अन्य प्रकार के पीड़ित। विकास का अंत नहीं, ये अनंत चीज है। तो जो विकास नहीं किया उसके लिए ये प्रश्न है कि अब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तथाकथित तुष्टीकरण के नीति पर चलने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को ओवर सोसाइटी के तरह, उसको क्या कहते हैं, ओवर स्मार्ट, असहिष्णुता संस्था का विचारधारा के जो लोग हैं, वैसे ही लोग अपने ही बाप को बाप नहीं कहते हैं और दूसरे को बाप कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे तहत आज उपस्थित हैं मोतिहारी विधानसभा के वर्तमान विधायक, पूर्व पर्यटन मंत्री और वर्तमान कला संस्कृति एवं युवा प्रभाग के बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी के पास आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे कुछ प्रश्नों पर कुछ जनता के प्रश्नों पर आपसे आपका विचार जानना चाहते हैं। जैसे आज मेरा पहला प्रश्न है, कोरोना काल में आपने कौन कौन से कार्य किए? देखिए, तो वैश्विक महामारी कोरोना काल में हमारे द्वारा और हमारे माननीय सांसद जी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा लगातार जो है कोरोना काल में जो कोरोना मरीज थे उनका समुचित इलाज की व्यवस्था की गई और कोरोना को जागरूकता अभियान के तहत इसके तहत मास्क दिया गया, ये सैनिटाइजर का शीशी बांटा गया और 2 गज की दूरी, हाथ धोने के लिए साबुन, लोगों को जागरूक किया और जागरूक करके हमने लगातार कहा कि ये जो वैश्विक महामारी जो कोरोना है, यह एक प्रकार का जन आंदोलन है। हमारे जो कोरोना का एक जागरूकता अभियान चलाकर लाखों लाख परिवार को, करोड़ों परिवार के घर घर में जाकर हम लोगों ने कोरोना की जांच कराई और अब तो प्रतिदिन लगभग 2000 से भी ज्यादा एक जिला में जांच हो रहा है और ऐसे जो भी कोरोना के जो मरीज हैं उनका जो बजाते जो क्वारंटाइन सेंटर पर हम लोगों ने इसकी समुचित व्यवस्था की और इस जो गरीब लोग थे उनको मुफ्त अनाज दिया। जो गरीब हमारे प्रवासी भाई थे, श्रमिक भाई, उनके ऐसे 30 लाख परिवारों के खाता में अब 1,000 रुपया भेजने का काम हुआ। जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो हमारे मजदूर भाई आए थे उनको लगभग 5,5300 रुपया उनके माध्यम से कपड़ा, मुसहरी, बर्तन वगैरह दिया गया और इसके अतिरिक्त मुफ्त में गैस दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको बता रहे हैं कि जो हमारे जनधन खाताधारी थे उनके खाते में 500 रुपया दिया गया और इस प्रकार जो भी हमारे छात्र छात्राएं थे उनको छात्रवृत्ति दिया गया। जो हमारे गर्भवती बहनें थी उनको जो सेविका के माध्यम से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ दिया गया और इस प्रकार जो कोई ऐसा जो परिवार में हो जिस परिवार में सरकार का कोई ना कोई सहयोग नहीं पहुंचाया, तो सरकार जो है का कहना है कि सरकार के खजाने पर पहला आपदा पीड़ितों का है, चाहे वह कोरोना पीड़ित हो, चाहे वह बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वह अन्य प्रकार के पीड़ित। और इस दिशा में हम लोगों ने अपना विधायक, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का राशि भी दिया, अपना सैलरी के तहत
भी अभी था के लिए, और उसके अलावा भी हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया खाता में से निकाल कर चेक के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इस भाव से हम लोग काम किए। अभी बाढ़ आया था, बाढ़ आया है, तो इस बाढ़ में भी हम लोग चिवड़ा मीठा का पैकेट बनवाकर, और हमारे सरकार के द्वारा लगभग 50 स्थानों पर शहर और देहाती इलाका मिला दिए गए, तो जहाँ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करके, बल्ली का व्यवस्था, नाव का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, और इस प्रकार जो है उनके चिन्हित परिवार को 6,000 रुपया भेजने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा हो रही है। एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी बाढ़ की चर्चा की है, तो बाढ़ पर एक प्रश्न है जनता का कि क्या अपना जिला बाढ़ मुक्त भी हो पाएगा? क्योंकि 6 माह लोग काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, फिर 6 माह बाद बाढ़ आती है, उनकी दशा वैसे ही हो जाती है। तो कोई ऐसा योजना जो है सरकार की तरफ से चल रही है कि बाढ़ मुक्त अपना जिला हो? जो हम लोग नेपाल के चढ़ाई पर, तो आजादी क्या माने हजारों हजार वर्ष पहले जब से ये सृष्टि, तब से जो ये नेपाल का जो पानी, ये लगातार हम लोग के पास आता है। अब पहले जो पानी आता था तो 5 साल 6 साल 7 साल पर एक बार बाढ़ दिखता था, इसलिए 5 साल 6 साल पर एक बार बाढ़ दिखता था कि पानी आता था और पानी निकल जाता था। अब जो पानी का जो निकालना कठिन हो गया है, जैसे शहर के अंदर उस सब का भी अतिक्रमण हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, तो इसके कारण भी बाढ़ जो है जिस गति से आती है उस गति से पानी निकलने में लेट हो जाता है। अभी 4 दिन पहले हमको जानकारी हुई कि गंडक में जो पानी गिर रहा है वो गाढ़ पानी आगे नहीं बढ़ रहा है और गंडक का पानी बैक हो रहा है, तो ये जो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है, तो ये जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ है, इसके कारण ये अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो सरकार को हर साल अरबों खरबों रुपया का ऐसी गंगा परियोजना के तहत भारत सरकार के तहत योजना बनाती है। सरकार प्रयास की, अभी इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया योजना बनाए थे, लेकिन संयोग से उस दिशा में हम लोग काम नहीं किए। हम लोगों ने सोचा था कि जैसे नवादा, नालंदा और गया, तो अभी हम लोग के यहाँ बाढ़ है, लेकिन ये 3 जिला में अभी सुखाड़ है। तो हम लोगों ने तय किया था कि पानी को क्या बोलते हैं लिफ्टिंग करके, और हम लोग उसको नवादा भेजेंगे, नवादा से नालंदा भेजेंगे, नालंदा से गया भेजेंगे, और ये जो बाढ़ है इस बाढ़ का जो है बंटवारा हो जाएगा। तो इस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई करोड़ अरब रुपया का योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, आपने बनाया, और इसको हम लोगों ने कैबिनेट से मंजूरी दी। लेकिन संयोग से ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण और ये लॉकडाउन के कारण और फिर उसके बाद ये बाढ़ के विभीषिका के कारण ये योजना हम लोग का सफलता नहीं मिल सका। एक प्रश्न है कि आने वाली चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आपकी पार्टी का नया एजेंडा विकास का क्या है? देखिए, हम लोग के पार्टी का जो विकास का एजेंडा है वो लगातार एजेंडा, तो आप देखिए गंगा पुल का उद्घाटन हुआ, बड़ा काम आज 58 वर्ष में 2 बड़ा गंगा का पुल, 58 वर्ष के बाद आज के अखबार में छपा है कि बिहार सरकार ने लगभग 12 जगह गंगा पर बड़ा पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ जगह उद्घाटन हुआ, कुछ जगह काम पर ले गया। उसी प्रकार जो है विकास के दिशा में हम लोग अनवरत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जैसे मोतिहारी में 2000 लोगों के बैठने का कोई ऑडिटोरियम नहीं था जी, तो हम लोगों ने बनवाने का काम किया। इस प्रकार लगातार जो है विकास का अंत नहीं है, ये अनंत चीज है। तो जो विकास नहीं किया उसके लिए ये प्रश्न है कि अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। निजी विद्यालय जो है अभी चल रहा है हमारे जिले में,
तो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के चलते उनका रोजगार अभी तक शुरू नहीं हुआ। छोटे स्तर के लगभग 4000 विद्यालय हैं अपने जिले में, बड़े की तो गिनती नहीं है, छोटे स्तर के विद्यालय जिसमें 2000-4000 के मंथली पर काम करने वाले शिक्षक हैं, आज वो बेरोजगार हैं। तो प्रश्न है आपको, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनके तहत ये प्रश्न था कि उसके विषय में, उनके विषय में भी उनको भी कुछ ना कुछ सरकार से अनुदान या मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी अपना रोजगार चला सके। इसके बारे में आप क्या कहें? आपका कहना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार जो है, अभी सरकार का जो तंत्र है, सरकार का जो स्तंभ है, तो उस चीज को फुलफिल अपना जो संसाधन है, जैसे टोला सेवक विकास, किसी सलाहकार, समाज सहायक, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के जो सरकार की जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यूअस काम करने वाले जो लोग, उसको हम लोग तो पहले पूरा वेतन दे दें। क्या जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, 2 महीने से शिक्षक का वेतन है, लगातार शिक्षा लोग, मित्र लोग अब कर रहे हैं कि आंदोलन छोड़ के वेतन दीजिए। तो पहले जो सरकार इस चीज को एग्रीमेंट की है, उसको तो पहले वेतन दे दे, तो फिर ये भी संवेदनशील मामला है, जिस पर भी विचार करना चाहिए। आप पर्यटन मंत्री रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे जिले का विकास किया हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं से आज हमारी बात हो रही थी रघुनाथपुर में, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज से बहुत दिन पहले जब पर्यटन मंत्री बन रहे थे, उस समय आपने चर्चा किया था कि पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं बलुआ से लेकर और औरेराज तक सड़क का चौड़ीकरण होगा, औरेराज मंदिर का विकास होगा। चौड़ीकरण का कार्य कब तक संभव होता है? आपको जानकारी होना चाहिए कि वो औरेराज से मोतिहारी बलुआ चौक से ये थोड़ा रघुनाथपुर के बगल से उसको ओवर फ्लाई बना रहा है और सीधे यहाँ जो कचहरी के आगे जो है वहाँ निकाल कर और 0 माइल पर ले जाएगा। कचहरी चौक रेलवे आरोबी होकर वहाँ निकालेगा और फिर यहाँ से ये औरेराज जाएगा, औरेराज से ये अयोध्या मार्ग, ये जो है ये एक रोड बना है राम जानकी पर, तो वो जानकी राम जी और जानकी जी का जो पथ है, ये 2 प्रकार का है। एक है कि विश्वामित्र जी महाराज जो अपने आश्रम से बक्सर में, जहाँ विश्वामित्र महाराज परशुराम जी का शिक्षा दे रहे थे और विश्वामित्र महाराज वहाँ से लेकर चले जनक माता जानकी के सिंह, तो वह एक दूसरा पथ। और माता जानकी का जब स्वयंवर हुआ सीतामढ़ी, तो वहाँ से जब परशुराम जो बोलने लेके गए अयोध्या, तो दूसरा पथ। तो ये दोनों पथ अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसको राम जानकी पथ से जुड़ रही है और उसी योजना के तहत इनेच में जो डीपीआर जमा हो गया है मोतिहारी से औरेराज से आपको समझ जाइए कि जाकर अयोध्या वाला जो 4 लाइन है वहाँ जो एनएच को जोड़ेगा बस, और उसको ये हेडक्वार्टर्स जैसे उसमें है कि जो अयोध्या जाने वाला व्यक्ति मोतिहारी का, तो वह 4 लाइन पकड़ने के लिए या बेटियां के व्यक्ति को पकड़ना, तो उधर बेटियां से एनएच आ गया, तो बेटियां से वहां जा रहा है और वहां से यहाँ ओवर फ्लाई। तो ये डीपीआर इसका बंद कर और इसको अपने माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृति भी प्रदान कर दिया है, जो पिछला दिन बार अपने माननीय नंदकिशोर यादव जी का बयान, माननीय मंत्री नंदकिशोर जी का बयान आया था लगभग 15-20 रोज पहले। तो ये तो हमने जो कहा था उस काम उसी समय हमने लिखा था
जी कि ये जो पर्यटन दृष्टि से जो राम जानकी को जानने वाले लोग आएंगे जी तो वह बाबा सोमेश्वर नाथ को भी जानेंगे जी और वो मोतिहारी में जब आएंगे तो गांधी स्मारक को भी देखेंगे, महात्मा गांधी जी के स्मारक को भी देखेंगे, सत्याग्रह को भी देखेंगे, जर्जरवल को भी देखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये जो लिखा था इसकी स्वीकृति पर्यटन मंत्री, तो उस समय हमने इस बात को आवाज उठाई थी और आवाजें उठाई थी जो आज समझिए कि लगभग 4 साल के बाद ये कार्रवाई हो चुका है और इसके टेंडर डीपीआर तो बन गया है, टेंडर वेंडर के और कुछ जमीन उसमें अधिग्रहण के दिशा में जिला कलेक्टर को के पास कागज दिया। अभी भारतीय वायुसेना मजबूत हुई है राफेल के आने से। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना अत्याधिक मजबूत हुई है और इस पर विपक्ष जो है हमेशा सवाल पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं, उसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम तो मोटा मोटी 30 साल की नई राजनीति की, लेकिन आज जो 70-80 वर्ष के लोग से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर पंडित नेहरू ने गलत ना की होती तो आज देश में न पाकिस्तान की समस्या होती और न चीन की समस्या। तो ये पाकिस्तान की समस्या पैदा किया नेहरू ने, चीन की समस्या पैदा किया नेहरू ने, और वो जो कारगुजारी की उसी कारगुजारी का ये नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के लोग और चाहे वह अन्य कांग्रेस गठबंधन के लोग या किसी पार्टी किसी ने यह नहीं समझा कि देश को 1 महीना युद्ध करने लायक, 2 महीना युद्ध करने लायक संसाधन उपलब्ध है। भारत का जो ये सौर ऊर्जा ताकत है तो ये मैन पावर से नहीं होता है, ये मैन पावर तो है ही हमारे सेना, लेकिन सेना को वो हथियार और ऊर्जावान बनाने के लिए वह ताकत की भी जरूरत थी जो किसी ने चिंता नहीं की। अगर किसी ने चिंता की तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने की। जो आज भारत मजबूत भारत है और दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत 21वीं सदी का भारत पूरे विश्व पर राज करेगा और इस दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी 5 तारीख को राम मंदिर निर्माण की पहली शिलान्यास सुने जा रही है, भूमि पूजन होने जा रही है, उस पर भी विपक्ष से कुछ लोगों ने केस कर दिया, तो उसके विषय में आप विपक्ष को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माता मरियम का संतान प्रभु ईसा जी कोई मरियम के बारे में बोलता है, माता मरियम बोलता है, बोल देगा तो कॉमनल फीलिंग होगा कि नहीं जी। जब हमारे प्रभु राम के बारे में वही लोग बोलते हैं जो राम को समझते हैं। आज तो हमारा ज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है, हमारे अध्यात्म के प्रभु राम का वाल्मीकि रामायण कहता है, तुलसीदास जी का रामायण कहता है, और वह श्रीलंका के जाने वाले रास्ता का वह सेतु बांध कहता है कि सृष्टि पर प्रभु राम हुए, अयोध्या से गए, जनकपुर का वह जानकी मंदिर बताता है कि यही राजा दशरथ का थी, और सीतामढ़ी का वह जो हलकर जो स्थान है जहाँ सीता जी का जन्म नहीं हुआ है, माता जानकी जो है अकालग्रस्त हुआ था, तो राजा दशरथ ने, राजा जनक ने हल चलाया, तो जब हल चलाया तो उसी एक कलश में माता जानकी का एक बच्चा शिशु आई, बच्ची आई, उस बच्ची को जब उठाए और अपने सीना से लगाए
और जब उसको लेकर चलने लगे तो इतना ना बारिश हुआ कि वह सीता जी का एक मड़ई में जाकर वहां रुक गया। तो वही सीता मड़ई है जो सोमवारी घाट। तो ये सब अर्थात, और वहां भी जाइएगा जहां वहां पल चला है, वहां भी पुनौरा धाम है। तो ये सब जो हमारे अध्यात्म का स्थान है, तो हम जो हमारा अध्यात्म का जो स्थान है उसके जो है दूसरे लोग नहीं कहते। ये तथाकथित तुष्टीकरण के नीति पर चलने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को ओवर सोसाइटी के तहत, उसको क्या कहते हैं, ओवर स्मार्ट, असहिष्णुता संस्था का विचारधारा के जो लोग हैं, वैसे ही लोग अपने ही बाप को बाप नहीं कहते हैं और दूसरे को बाप कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम खबरी 24/7 के तहत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब अगले दिन हम सभी मिलेंगे किसी दूसरे अच्छे सफल नेतृत्वकर्ता के पास। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।